हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय के कारण। आखिर कैसे एक ब्रिटिश कंपनी ने संपूर्ण भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे ऐसे जिस वजह से भारत 200 वर्षों तक एक ब्रिटिश कंपनी का गुलाम रहा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वो कारण जिन्होंने भारत को एक ब्रिटिश कंपनी के अधीन 200 वर्षों तक गुलाम कर दिया था। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण हम जो देखते हैं, पहला कारण है भारत प्राचीन तथा मध्यकालीन मान्यताओं से ग्रसित। हम कंपेयर करेंगे ब्रिटिश और भारत के जो प्रशासनिक, सैनिक, सांस्कृतिक जितने भी ढांचे हैं, ये हमको खुलकर बताएंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या थे और फिर अपने आप निकल कर आएगा वजह कि कैसे भारत 200 वर्षों तक एक कंपनी के अधीन गुलाम बनकर रहा। तो दोस्तों, दोनों में हम अंतर देखते हैं। एक तरफ भारत की नीति, दूसरी तरफ ब्रिटिश की नीति। सबसे पहले हम भारत की नीति देखेंगे। भारत प्राचीन तथा मध्यकालीन मान्यताओं से ग्रसित। भारत में जिस समय, ये बात है 18वीं 17वीं शताब्दी की, उस समय भारत में मध्यकाल का दौर चल रहा था। भारत में पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज सब कुछ पुराने तौर तरीके के थे और इतने ज़्यादा कठोर नियम, धर्म को सबसे ज़्यादा तरजीह देना, जातियाँ, कई सारी जातियाँ उपजातियाँ भारत में विद्यमान थी। उसी दूसरी तरफ ब्रिटेन में आधुनिकीकरण पर जोर। भारत में जबकि मध्यकालीन पुराने सरे गले मान्यताएं प्रचलित थी, दूसरी तरफ ब्रिटेन में आधुनिकीकरण पर जोर, पुनर्जागरण काल, ब्रिटेन में आधुनिक विचारधारा का प्रभाव, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। खुले विचार को बढ़ावा देना, ब्रिटेन में खुले विचार को बढ़ावा दिया जा रहा था, भौगोलिक अन्वेषण को बल दिया जा रहा था, जबकि यहाँ पर एक पुरानी मान्यताओं पर ही लोग जी रहे थे। दूसरा है भारतीयों का दृष्टिकोण क्षेत्र एवं संकीर्ण। भारतीयों का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही क्षेत्रीय और संकीर्ण था। वो कैसे? जो भारत के शासक थे, एक तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। जैसे आपने देखा होगा जब आज़ाद हुआ था भारत, तो 565 रजवाड़े छोटे छोटे भारत के भूभाग पर राज करते थे। तो इनका जो दृष्टिकोण था बहुत ज़्यादा सीमित, संकुचित था। इनका मानना था कि अगर किसी बाहरी आक्रामक व्यक्ति ने आक्रमण किया है तो ये उसमें सहयोग नहीं करते थे। ये सोचते थे उससे हुई है लड़ाई तो हमें क्या मतलब, हम तो ठीक हैं। वो केवल अपने अपने क्षेत्र से मतलब रखते थे। बहुत सीमित सोच था इनका। और जबकि ब्रिटिश का एक राष्ट्रवादी सोच, ब्रिटिश में राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति की भावना, जबकि हमारे भारत में क्षेत्रीयता, भाई हमारे क्षेत्र में बस सब कुछ ठीक रहे, बस दुनियादारी से हमें मतलब नहीं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। जबकि ब्रिटिश में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र एकता पर ज़्यादा बल दिया जा रहा था, देशभक्ति की भावना, पूरे देश, वो अपने आप को वहाँ का नागरिक पूरे देश के प्रति समर्पित होता था, जबकि भारत में केवल एक क्षेत्र के प्रति। 2 पॉइंट हमने देख लिए अंतर के। तीसरा, भारत में सामंतवाद का प्रभाव। भारत में उस समय मध्यकाल का दौर चल रहा था, सामंतवाद। ये एक बहुत ही
कहें तो आर्थिक प्रगति में रुकावट का प्रतीक है सामंतवाद, जिसको ब्रिटिशों ने अपने वहाँ से बिल्कुल हटा दिया था, बिल्कुल सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। और जबकि भारत में वो दौर सामंतवादी का था। कैसे बहुत बड़ा जैसे हमने पढ़ा होगा प्राचीन भारत के इतिहास में भूमि, बहुत बड़े बड़े जो भूमि का जो खंड था, किसी ब्राह्मण को या किसी भी अधिकारी को दे दिया जाता था, वो उस भूमि के मालिक बन जाते थे और उसमें वो किसी तरीके का सुधार नहीं करते थे, केवल उससे टैक्स वसूला करते थे, जिससे जो गरीब जनता, इनका कई तरीके से शोषण होता था। तो इस प्रकार सामंतवाद प्रगति में भारत में रुकावट साबित हुआ। दूसरी तरफ ब्रिटेन में पूंजीवाद का प्रभाव, भारत में उस वक्त सामंतवाद का प्रभाव था जो कि भारत की प्रगति में बाधक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में पूंजीवाद जो कि उनके आर्थिक प्रगति को और बढ़ाता चला जा रहा था, विस्तृत लेवल पर, बड़े लेवल पर। और यहाँ सामंतवाद ये आर्थिक प्रगति में रुकावट बन रहा था, जिस कारण अंग्रेजों को अच्छा मौका लगा यहाँ पर पैर जमाने में। चौथा, राष्ट्र एकता तथा सहयोग का अभाव। अभी जैसा हमने ये कुछ इस टॉपिक से ही मिलता जुलता है, यहाँ पर राष्ट्र एकता का अभाव था तथा सहयोग। अब जैसे किसी पड़ोसी राज्य का अंग्रेजों के साथ या किसी विदेशी सत्ता के साथ टकराव हो रहा है तो दूसरा राज्य उसमें समर्थन या सहयोग नहीं करता था, उसके अंदर राष्ट्र भावना का अभाव था कि वो ऐसा समझते थे कि वो दूसरे देश का है। आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा, पुराने जो हम कभी रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो अंग देश है ना, कौशल देश, एक ही देश के अंदर, जबकि ये छोटे छोटे राज्य ही थे और इनको देश समझा जाता था। जबकि ब्रिटिश के नज़र में एक देश मतलब पूरा ब्रिटेन, लेकिन भारत में एक देश मतलब कोई, जैसे अभी आज के टाइम में कोई राज्य है या जिला, ऐसे ऐसे उस वक्त देश हुआ करते थे। तो वो ये समझते थे ये विदेशी ही है और विदेशी में लड़ाई हो रहा है तो हम क्यों जाएं। जबकि ब्रिटेन में बिल्कुल अलग नीति थी। ब्रिटेन में क्या नीति थी? राष्ट्रीय एकता तथा आपसी सहयोग पर बल। अगर एक ब्रिटिश कंपनी भारत के पूर्वी तट पर है और दूसरा दक्षिण में, अगर पूर्वी तट वाले से किसी राजा महाराजा का युद्ध छिड़ता था तो तुरंत दक्षिण वाले सहयोग करने पहुंच जाते थे, परंतु भारतीय शासकों में ये सहयोग कभी देखने को नहीं मिला। कभी भी जब बंगाल लुटता जा रहा था ब्रिटिशों के द्वारा, आपने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध देखा होगा। प्लासी के युद्ध में कैसे दक्षिण से ब्रिटिशों ने सेना मंगाई, रॉबर्ट क्लाइव हेल्प करने पहुंचा था, लेकिन भारत में किसी शासक ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया। तो ये साफ साफ दिखाता है राष्ट्रीय एकता तथा असहयोग का प्रभाव या सहयोग का अभाव। चौथा, सैनिकों के कुशल नेतृत्व का अभाव। यहाँ पे जो सैनिकों का लीडरशिप करता था, जो सैनिक अधिकारी, उसका नेतृत्व कोई खास नहीं था। मुख्य मकसद केवल धन का अर्जन था। जो सैनिकों के अधिकारी हुआ करते थे वो खास ना तो एक अनुशासन बनाते थे, अनुशासन का अभाव कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय सैनिकों में अनुशासन का अभाव, जबकि ब्रिटिश सैनिकों में कुशल नेतृत्व, उनके जो अधिकारी हुआ करते थे उनका कुशल तरीके से नेतृत्व करते थे और इस तरीके से करते थे कि छोटी छोटी सेना भारत के बड़े बड़े सैनिकों को हरा देती थी। और एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो भारत के सैनिक थे अगर ब्रिटिश कंपनी में शामिल होते थे तो बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित कर देते थे, लेकिन जब भारतीयों के कमांडर के अंडर में, जब कहने का मतलब है जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश कमांडर के अंतर्गत युद्ध लड़ते थे तो ये बड़े बड़े साम्राज्य को हरा दिया करते थे। जबकि ये भारतीय कमांडरों के अंतर्गत लड़ा करते थे तो इन्हें छोटी छोटी सेनाओं
पश्चिमी सेनाओं द्वारा हरा दिया जाता था। तो इससे क्या होता है कि कमांडर जो था वो भारतीय का, उसमें कुशलता का अभाव था, है ना, उतना कुशल नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाता था वो। जबकि ब्रिटिश की तुलना में देखें तो ब्रिटिश का जो सैनिक नेतृत्व था बहुत ज़्यादा कुशल था, बहुत ही ज़्यादा अनुशासित। तो ये भी रीज़न बनता है जिस कारण भारतीयों पर कंट्रोल करना ब्रिटिशों द्वारा आसान हो गया। छठा देखते हैं हम, सैनिक सुधार का अभाव। यहाँ पर जो सैनिक का जो ढांचागत बिल्कुल परंपरागत रूप से चला रहा था, तीर, धनुष, तलवार, भाले, हाथी, घोड़े, इन सब से युद्ध लड़ा जा रहा था। जबकि ब्रिटिशों द्वारा गन, बंदूक, तोप, नौसेना, सभी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता था ब्रिटिशों के द्वारा, जबकि भारतीय सैनिकों में इस तरीके का अभाव था। यहाँ पर जो भी पुरानी रीति रिवाजों से चली आ रही थी सेना का ढांचागत, तब पुराने तरीके से वही तलवार, भाले, धनुष, बाण से युद्ध किया करते थे। जिस प्रकार छोटे छोटे भी पश्चिमी सैनिक बड़े बड़े भारतीय साम्राज्य को पराजित कर दिया करते थे। क्यों? ये भारतीय सैनिक की गलती नहीं थी, ये जो भारत में सैनिक का नेतृत्व करते थे तथा भारत के शासक थे, ये उनकी गलती थी। भारतीय सैनिक कभी कमज़ोर नहीं हुए। अभी भी देखते हो आप, भारत सैनिक हमेशा बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं और देशों की तुलना में, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव था, जिस कारण ये छोटे छोटे यूरोपीय सैनिकों से भी युद्ध में हार जाया करते थे। तो हम यहाँ पे सैनिक सुधार का अभाव भी रीजन होता है, जिसके कारण भारत पर कंट्रोल करना, भारत पर शासन करना आसान हो गया। अब हम 7वां रीजन देखते हैं, ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध को संयुक्त मोर्चा नहीं। ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा नहीं। जब ब्रिटिश लोग प्रसार कर रहे थे अपना, कभी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, कभी कर्नाटक में, कभी बंगाल में, और धीरे धीरे ये अपना प्रसार करते जा रहे थे सहायक संधि के द्वारा। कई तरीके के, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत, है ना, इसके अंतर्गत कई सारे राज्यों को अपने अंतर्गत मिलाया जा रहा था। उस वक्त कोई भी 2-3 राज्य मिलकर इन्होंने संयुक्त मोर्चे पे उनके विरुद्ध खड़े नहीं हुए। कभी भी कंपनी के विरुद्ध भारतीय राज्यों में एकता नहीं देखने को मिली। जैसे अभी अगर भारत से किसी का युद्ध होता है तो लगभग संपूर्ण देश के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना जागृत हो जाती है और सब कोने से भारत के सैनिक अभी बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। परंतु उस वक्त संयुक्त मोर्चे का अभाव था। कोई भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा। केवल बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह और शुजा-उद-दौला अवध के और बंगाल के नवाब, क्या नाम था उनका, जिन्होंने बिहार में बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा। केवल इसी युद्ध में 3 राज्यों की सेना ने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध मोर्चा बनाया, लेकिन और कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर संयुक्त मोर्चा बना के ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया गया हो। तो कहने का मतलब है भारत टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था, जिसका ब्रिटिशों ने जमकर फ़ायदा उठाया और अपनी नीति का प्रयोग कर सबको एक एक करके सब पर अपना आधिपत्य बनाते चले गए।
तो ये रीजन था 7वां, ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा नहीं। जबकि विस्तार में संयुक्त मोर्चा, ब्रिटिशों द्वारा विस्तार में संयुक्त मोर्चा, आप जैसे भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि बंगाल में युद्ध हो रहा था जब प्लासी का, तो दक्षिण भारत से सैनिक मंगवाए गए थे ब्रिटिशों द्वारा। और जब कर्नाटक युद्ध हो रहा था तो मॉरिशस से सैनिक तथा नौसैनिक और तोपे, कई सारे मतलब साजो सामान जो सेनाओं के होते हैं वो मंगवाए गए थे। तो आप देख सकते हो उनके अंदर कितनी ज़्यादा एकता थी। वो केवल इस मकसद से लड़ रहे थे कि हम एक ही देश के हैं, चाहे दुनिया में किसी भी कोने में हम एक हैं। लेकिन भारत में, जबकि भारत में रहते हुए ये राजा महाराजा एक दूसरे की किसी तरीके की मदद नहीं कर रहे थे ब्रिटिशों को खदेड़ने में। तो ये हम देख सकते हैं। और 8वां पॉइंट, एक ठोस मध्य वर्ग का अभाव। भारत में एक ठोस मध्य वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग का अभाव था। अब व्यापारी वर्ग का अभाव से इससे क्या ताल्लुक है? तो व्यापारी वर्ग के अभाव का मतलब है जो व्यापारी होता है वो लाभ के उद्देश्य से काम करता है, जिससे लाभ बहुत ज़्यादा होता है, देश को कर मिलते हैं और वो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका भारत में अभाव था। वहीं यूरोप में देखें हम, शक्तिशाली मध्य वर्ग का प्रभाव यूरोप में, और सरकार भी उनका समर्थन कर रही थी। यहाँ पर सरकार भी भारत में मध्य वर्ग का कोई समर्थन नहीं करती थी, अपना बस केवल मौज मस्ती भोग विलास में यहाँ के राजा महाराजा रहा करते थे। परंतु यूरोप में हम देखें, ब्रिटिश में खासकर, तो वहाँ पर एक मजबूत मध्य वर्ग का उद्भव हुआ था, जिसने बाकी धर्म परंपरा सबसे ऊपर उठकर केवल वाणिज्यवाद की बात की, व्यापार की और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की, जिस कारण इनके अंदर खोज अभियान चलाया गया इनके अंतर्गत पूरे दुनिया में, और सरकार ने भी इनका सहयोग किया। परंतु भारत में ऐसा नहीं हो पाया। 9वां क्वेश्चन है, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान में शासकों की रुचि का अभाव। दुनिया में उस समय कितने परिवर्तन हो रहे थे, परंतु भारतीय शासक उसमें किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। क्या हो रहा है दुनिया में, पश्चिम में क्या हो रहा है, पूरब में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं, केवल अपने में ही खुश रहना, मस्त रहना। अपने आप को, ये एक अहम टाइप का, एक घमंड टाइप का था भारतीय राजाओं में, जो कि ब्रिटिशों ने तोड़ दिया, हम ये कह सकते हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में। इन्होंने किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई आधुनिकीकरण होना चाहिए या नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे राज्य में, जिससे राज्य की आय बढ़े, हमारे सैनिक टेक्नोलॉजी के रूप में आगे बढ़े, आधुनिक विचारधाराओं का प्रसार हो। दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे अभी 1 मिनट नहीं लगता दुनिया में अमेरिका में क्या हुआ हमें भी पता चल जाता है। उस समय इन सब चीज़ों का अभाव था और राज्य द्वारा भी इस पर किसी तरीके का कोई नहीं किया जा रहा था प्रयास कि ऐसा हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि हम भी अपने देश को उस तरीके से, अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम भी अपने देश में लाएं। जैसे भी हो रहा है 5G दुनिया में चल रहा है तो भारत में भी चल रहा है। उस टाइम अगर दुनिया में 5G चल रहा तो भारत में 1G भी नहीं चल रहा था। सिस्टम ये था कुल मिला के, और कोई इसे सीरियस नहीं ले रहे थे भारतीय शासक। इसमें भी शासक को ही दोषी दे सकते हैं, हम दोष दे सकते हैं, क्योंकि शासक के अंतर्गत ही सब कुछ था। जबकि उल्टे हम ब्रिटेन में देखें तो वैज्ञानिक खोजों पर बल, इन्होंने यूरोप में तो खोज अभियान चलाया ही चलाया, पूरी दुनिया में भी चला दिया। अमेरिका की खोज, भारत की खोज, उधर जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, पूरे दुनिया में इन्होंने खोज अभियान पर पूरा जोर दिया और नए इन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित किए, नए संसाधनों की खोज की, नए जगह क्या, नए जहाँ पर अच्छा व्यापार हो, संसाधन, अलग अलग तरह के संसाधन मिले, ऐसा इन्होंने खूब खोज अभियान चलाया। पूरी दुनिया को इन्होंने एक तरीके से नाप दिया। परंतु भारत
समुंदर पार भी करने में अपने आप को समझता था कि यह पाप है, और ये पूरे समुंदर में चक्कर लगा के आ गए ब्रिटिश लोग। पूरे समुंदर, जितना भी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर है, कहीं इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ा, ना ही महाद्वीप छोड़ा। परंतु भारत केवल भारत में ही रह गया, भारत से बाहर कभी निकलने की कोशिश ही नहीं की। तो भला कैसे देश तरक्की करे, और कैसे इन्हें पता चले कि बाहर वाले का आने का मकसद, अगर ये जैसे ब्रिटेन लोग कर रहे थे, ब्रिटिश लोग, अगर भारत में भी खोज अभियान पर बल दिया जाता सरकारों द्वारा, तो इनको जो कंपनियां आ रही हैं उनका जो इरादा है वो इन्हें समझ में आ जाता। परंतु इस चीज़ पर इन्होंने बल नहीं दिया, इसे इग्नोर किया, जिस कारण ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये कंपनी का मकसद क्या है, किस लिए आई है। केवल इन्होंने एक सैनिक चुनौती भर लिया इसको, और हल्के में लिया, बहुत ज़्यादा हल्के में लिया। इन्हें लगा क्या ये व्यापार करने वाली कंपनी क्या कर सकती है, और उसी कंपनी ने इनको गुलाम बना के रख दिया। और आखिरी हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में हमेशा धर्म को सर्वोपरि माना गया है। राजा भी आप देखे होंगे, वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन भारत में बनी थी उसमें सबसे ऊपर वर्ण ब्राह्मण, जो कि धर्म का रक्षक माना जाता था, उसके नीचे राजा। तो हमेशा राज्य को धर्म से नीचे रखा गया, जिस कारण जो खुला निर्णय जिससे कि देश की तरक्की हो सके, देश आगे बढ़ सके, राजा वो निर्णय कभी नहीं ले पाता था धर्म के कारण। मध्यकाल में भी वही खलीफा के अंडर में रह के कई सारे, जो सल्तनत काल में भी या मुगल काल में भी धर्म सर्वोपरि था, जिस कारण जिसने भारत को आगे बढ़ने में रुकावट हमेशा से ही धर्म ने, क्योंकि ये सत्ता से जुड़ा हुआ था, जिस कारण कोई भी अगर आर्थिक राजनीतिक निर्णय राज्य द्वारा लिया जाता था तो उस पर सबसे पहले धर्म का प्रभाव पड़ता था। जो धार्मिक नेता, जो पुरोहित लोग थे, वो फिर अपना ज्ञान देने लग जाते थे कि ये धर्म के अनुसार सही नहीं है, ये धर्म के अनुसार गलत है, ये है वो है, जिस कारण भारत बहुत ही संकुचित स्थिति में रह गया, खुल नहीं पाया। वहीं हम अगर ब्रिटेन में देखें तो राज्य तथा धर्म में कोई टकराव नहीं था। धर्म अपनी जगह स्वतंत्र, राज्य अपनी जगह स्वतंत्र। न राज्य धर्म के, हालांकि पहले प्राचीन, अगर हम यूरोप में मध्यकाल का दौर देखें तो धर्म वहाँ पर भी सर्वोपरि था, परंतु वहाँ पर आधुनिक विचारधाराओं का प्रभाव, कई सारे दार्शनिक फिलोसोफर हुए जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए, तथा धीरे धीरे राज्य को धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया गया। ना राज्य धर्म के मामले में टांग रहेगा, ना धर्म राज्य के मामले में, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र। वो अपना अलग अपनी तरक्की में जैसा कर सकता है करे, इधर राज्य अपना अलग। तो इस कारण भी इनको इनके फैलाव में बल मिला। इन्होंने पूरी दुनिया का अन्वेषण किया, ऐसे पूरी दुनिया को कहीं, मतलब सब जगह इन्होंने खोज अभियान चलाया, भौगोलिक खोज, भौगोलिक यात्राएं की। जबकि भारत में राज्य से ऊपर धर्म, और धर्म क्या कहता था, समुद्र पार करना भारतीयों के लिए पाप है। कई सारे ऐसे जो अभियान अगर राज्य सोचते भी थे तो धर्म उसमें रुकावट डाल दिया करता था, जिस कारण भारत बहुत ही संकुचित स्थिति में रहा, और इसको दुनियादारी का किसी तरीके का ज्ञान नहीं था, हो ही नहीं पाया। बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा जब आप बाहर निकलोगे ही नहीं। आप घर में बैठे रहोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि बाहर कौन सी जगह कहाँ है, कहाँ के लोग कैसे हैं, अगर ये चीज़ हो रहा है तो कैसे हो रहा है, आप घर में बैठे बैठे कैसे जान जाओगे। जिस कारण कई सारे यूरोपीय कंपनियों ने भारत पर अपनी अपनी कंपनी स्थापित की, और धीरे धीरे वो कंपनी से एक शासक वर्ग में परिवर्तित हो गए और भारत को गुलाम बना लिया गया। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर इतना समृद्धशाली देश
कैसे एक कंपनी का गुलाम बन गया। तो ये सारे रीज़न थे जिन्होंने भारत को कंपनी के अधीन कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आएगा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।